गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर कोई घर बनाया जाता है तो घर बनाने में एक एक ईंट को जोड़कर उससे उससे एक बड़ा भवन तैयार किया जाता है। ठीक है ना। एक एक ईंट को जोड़कर एक बड़ा घर मतलब महल या भवन तैयार किया जाता है। उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य बनता है। ध्वनि अर्थात हमारे मुख से जो भी आवाज़ निकलती है उस आवाज़ को ही हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलती है, ध्वनियाँ निकलती हैं। तो ध्वनि और ध्वनि से ही वर्ण बनता है। ठीक है ना। प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई वर्ण होता है, कोई ना कोई अक्षर होता है। तो ध्वनि से वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाया जाता है और वाक्यों से ही फिर भाषा का स्वरूप बनता है। ठीक है। तो इस तरह भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं क्योंकि इनके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, इनके और टुकड़े नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अक्षर अ जोड़ क्षर, अ मतलब नहीं, क्षर मतलब विनाश, मतलब जिसका विनाश नहीं हो। ठीक है ना। जिसे तोड़ा नहीं जा सके, जिसे खंडित नहीं किया जा सके उसे हम अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण में आपको आ ई ये सब आ गया, क ख ग घ आ गया, च छ ज झ ये सब आ गया। तो इस प्रकार वर्ण दो प्रकार के होते हैं और वर्ण के दोनों प्रकार हैं स्वर और व्यंजन। वर्ण के जो दो प्रकार हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ तक के जो स्वर हैं इनकी संख्या आप देख लीजिए गिनकर, वो 11 होती है। अंग और अ को स्वरों में लिखा जाता है परंतु इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है ना। अंग और अ को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण न तो स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह होता है। स्वर में लिखे जाते हैं परंतु इनका उच्चारण न स्वरों की तरह होता है और न ही व्यंजनों की तरह होता है, इसलिए अंग और अह को हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। अब तो ये जान लिया आपने, स्वरों की संख्या 33 है और वो है अ से अ तक, अंग और अयोगवाह है। व्यंजनों की संख्या स्वरों की संख्या 11 है, स्वरों की संख्या 11 है और वो है अ से लेके अ तक। ठीक है ना। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, जिसमें आपको क से म तक के जो व्यंजन है, क ख ग घ अंग, देखिए इसमें 5 व्यंजन है क वाले में, तो ये क वर्ग में आते हैं। फिर च वाली पंक्ति में भी 5 व्यंजन है, च छ ज झ य, ये च वर्ग कहलाते हैं, मतलब च वर्ग में ये आते हैं। ट वाले में जितने भी वर्ण व्यंजन आते हैं वो ट वर्ग कहलाते हैं। त वाली पंक्ति में त थ द ध न जितने भी व्यंजन हैं वो त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प फ ब भ म ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी में 5-5 व्यंजन है और इनकी जो पंक्तियां हैं कुल कितनी है, 5 है। तो 5 × 5 = 25। ये क से लेके म तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे हम अगली कक्षा में जाएंगे तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। अभी मैं संक्षेप में मैं आपको बता दूं, जब इनका उच्चारण होता है क से लेके म तक के जो व्यंजन है, जब इनका उच्चारण होता है तो हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से लेके प वर्ग तक के जितने भी व्यंजन हैं
उसको हम क्या बोलते हैं, अस्पर्श व्यंजन। और अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। अब नीचे जब आप आएंगे तो य र ल व, ठीक है ना, ये 4 है। ये य र ल व आपको अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बारे में भी हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अंतस्थ मतलब अंतस्थित, मतलब हमारे तालु के ऊपरी भाग से जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे तालु के ऊपरी भाग से इसकी आवाज़ आती है, इसलिए य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। इनकी भी संख्या 4 है और इसे हम उस व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तालव्य श श श ह का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु सी निकलती है, उष्मा से निकलती है। तो इन चारों को गर्म उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है, गर्म वायु निकलती है। तो इन चारों को हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, उस व्यंजन कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को। अब है क्ष त्र ज्ञ स्र, इनकी संख्या भी 4 है। क्ष त्र ज्ञ स्र को आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष त्र ज्ञ को संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, ठीक है ना। 2 व्यंजनों को के योग से, अर्थात 2 व्यंजनों को जोड़ने से, 2 व्यंजनों को मिलाने से क्ष त्र ज्ञ और स्र बनते हैं। वर्ण विच्छेद के अंतर्गत मैंने आपको बताया ही है, बताया था कि अगर किसी भी शब्द में क्षर है तो पहले हम क्ष को तोड़ेंगे। क्ष, सबसे पहले ये देखिए कि क्ष किन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। क हलंत जोड़ श, ये हो जाएगा क्ष। क हलंत जोड़ श क्या होगा, क्ष। त हलंत जोड़ र आपका हो जाएगा त्र। ज हलंत जोड़ य, ये हो जाएगा ज्ञ। और श हलंत जोड़ र, ये हो जाएगा स्र। देखिए ये चारों 2-2 व्यंजनों को मिलाने से बने हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ गए। अब हम जानेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या है, वर्णों का माला। जैसे कोई भी माला तैयार किया जाता है तो एक एक मोती को पिरोकर उसे क्रम में लगाकर माला बनाया जाता है। उसी तरह वर्णों को जब हम क्रमबद्ध लिखते हैं, गिनती में, क्रम में, उनकी संख्या के हिसाब से, उनके जगह के हिसाब से जब हम लिखते हैं, व्यवस्थित समूह में लिखते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बता ही दिया स्वर और व्यंजन के बारे में। अब जानिए आप, हाँ एक चीज़ और, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, परंतु व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का उच्चारण होता है, ठीक है ना। अ स्वर सभी व्यंजन में मिले होते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी जितने भी स्वर हैं सबकी अलग अलग मात्राएं हैं, लेकिन अस्वर का कोई मात्रा नहीं है। अस्वर सभी व्यंजनों में मिले होते हैं। अब हम जानते हैं स्वरों के प्रकार के बारे में। स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है आपका प्लुत स्वर और तीसरा होता है दीर्घ स्वर। हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर। हर्ष का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है। हर्ष स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है और इनकी संख्या है 4। अ ई उ री, अ ई उ री, ये 4 जो हैं वो हर्ष स्वर है, ठीक है ना। क्यों हर्ष स्वर है, हर्ष का मतलब क्या होता है, छोटा। हर्ष क्यों है, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है। जितना समय हर्ष स्वर में लगता है उससे अधिक समय, उससे दुगना समय दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगता है, ठीक है ना। और इनकी संख्या भी दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। ये हो गया आपको आ, बड़ी ई, उ,
ए, ऐ, ओ और औ। आपने देखा अ, ई, उ, री इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगा, लेकिन अ की अपेक्षा आ बोलने में दोगुना समय लग रहा है। फिर ई की अपेक्षा ई, बड़ी ई बोलने में उससे अधिक समय लग रहा है। फिर ऊ की अपेक्षा ऊ, छोटा ऊ की अपेक्षा बड़ा ऊ को बोलने में अधिक समय लगता है। ए, ऐ, ओ, औ इनके उच्चारण में हर स्वर से दोगुना समय लगता है, इसलिए हम इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। अब हम जानते हैं प्लुत स्वर के बारे में। इन प्लुत स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, 3 गुना, हर्ष की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वरों का, जैसे प्लुत स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें कितना समय लगता है? तिगुना। जैसे ओ, ओम, ओम, वैसे भी, या फिर साधारण तरीके से जब हम ओम बोलते हैं, ओम ऐसे बोला जाता है। जब किसी के नाम को हम पुकारते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रवि नाम का लड़का बाहर है, उसकी माँ उसे आवाज़ लगा रही है, रवि। देखिए अधिक समय लगा ना रवि के उच्चारण में। रवि, अमन, फलक, ठीक है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो इन्हें हम कौन सा स्वर कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है ना। और हिंदी क्या है? हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, मतलब ध्वनि को ग्रहण करने वाला, ध्वन्यात्मक। तो इसलिए हिंदी ने अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी आदि के शब्दों को भी ग्रहण किया है और साथ ही साथ इनके ध्वनियों को भी स्वीकार किया है। अंग्रेज़ी, फारसी और अरबी के ध्वनियों को भी स्वीकार किया है। तो जब हिंदी में अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी आदि के शब्द आकर मिल जाते हैं तो इन्हें हम कौन सी ध्वनियाँ कहते हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अंग्रेज़ी के शब्द के लिए जो ध्वनि है वो है अ, जैसे मॉल, कॉलेज, ठीक है, मॉल, कॉलेज, फ्रॉक, बॉल, और इसका जो ऊपर निशान है वो है चांद, ठीक है। ज और फ, ये अरबी तथा फारसी के शब्दों के साथ इन ध्वनियों को हिंदी ने ग्रहण किया है। अरबी फारसियों में ज और फ इनको लगाते हैं, जैसे जहर, फिक। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। अब हलंत चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? हलंत का प्रयोग अरहित वर्ण को लिखने के लिए किया जाता है। जिन व्यंजनों में अ नहीं होता है उसके नीचे हल चिन्ह अर्थात हलंत लगा दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मिट्टी, मिट्टी, महर्षि कर्मी ट, जो दूसरा ट, पहला ट है उसका पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए ट के नीचे हलंत लगाएंगे, और जो दूसरा ट है उसमें ई की मात्रा है तो उसके आगे हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। अब विसर्ग, किसी भी व्यंजन के बाद यदि विसर्ग लगा हो तो इसका उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? ह के समान। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है। जैसे प्रातः, हमें प्रातः उठना चाहिए, प्रात और 2 बिंदु, प्रात विसर्ग, ठीक है। अतः, प्रायः, नमः, स्वतः, ठीक है, ये सभी आपको संस्कृत के शब्द हैं। तो संस्कृत के जो शब्द हैं उनमें विसर्गों का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार मैंने आपको बतलाया था, अंग और अह क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। तो अंग का जो चिन्ह है वो अनुस्वार है। किसी भी यह व्यंजन का चिन्ह है, इसका प्रयोग वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। अंतिम वर्ण, वर्णमाला के 5 वर्णों के 5 वर्ण भी मैंने आपको बताया है। क वर्ग से लेके प वर्ग तक के भी जितने भी व्यंजन हैं उनमें जो 5वां अक्षर है उसको हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अंग। क वर्ग में अंग जो है वो 5वां वर्ण है। च वर्ग में य 5वां वर्ण है। ट वर्ग में न 5वां वर्ण है। त वर्ग में न 5वां वर्ण है और प वर्ग में म 5वां वर्ण है।
तो इसका प्रयोग वर्णमाला के पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। 5 वर्ग समझ गए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनके सभी पंचमाक्षर, जैसे पंख, पंख प में अनुस्वार ख, तो पंख में क्या मिला हुआ है, अंगम मिला हुआ है। घंटा, घंटा घ में अनुस्वार ट आकर टा, तो घन में कौन सा वर्ण मिला हुआ है, कौन सा पांचवा अक्षर बना मिला हुआ है, ये टवर्ग का न मिला हुआ है। ठीक है। पंच, प पंच, प में अनुस्वार और च, इसमें चवर्ग का पांचवा य मिला हुआ है, पंच। सुंदर, स हर्षु का सु, ऊपर अनुस्वार द र, सुंदर। सुंदर में तवर्ग का पांचवा वर्ण न मिला हुआ है, सुंदर। ठीक है। लंबा, ल अनुस्वार ल, ब आकर ब, लंबा। लंबा में पवर्ग का पंचमाक्षर पांचवा वर्ण म मिला हुआ है, लंबा। देखिए आप उच्चारण करके ल म बा आ रहा है, तो आधा म नहीं लिख के हम ऊपर अनुस्वार के रूप में इसमें चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं अनुनासिक के बारे में। अनुनासिकता स्वरों का ही गुण है। जब हम स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी करते हैं, जब जिन स्वरों का उच्चारण हम अपने मुख के साथ साथ अपने नासिका से भी करते हैं, नासिका का भी जब हम प्रयोग करते हैं, तो वह स्वर अनुनासिक हो जाता है। ठीक है ना। जब मुंह के साथ साथ नासिका का प्रयोग किया जाता है, तो जो उस स्वर का उच्चारण होता है वो अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक का जो चिन्ह है, निशान है, वो है चंद्र बिंदु, ऊपर चांद बना के और ऊपर बिंदु। ठीक है ना, चंद्र बिंदु। जैसे ऊंट, ऊंट, देखिए इसमें ऊंट में नाक और मुंह दोनों का ही प्रयोग किया गया है इनके उच्चारण में। ऊंट, सूंड, ठीक है ना, ईंट, ईंट, मैं, उन्हें, क्यों आदि। ठीक है। अब है शिरोरेखा। शिरोरेखा कैसे कहते हैं? हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है वह शिरोरेखा कहलाती है। शिरोरेखा का मतलब होता है ऊपर वाली रेखा। ठीक है ना। तो हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है, वर्ण के ऊपर, उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। ये समझ गए। अब हम जानते हैं मात्रा के बारे में। मात्रा क्या है? किसी भी व्यंजन में स्वरों का जो रूप आकर जुड़ जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मैंने आपको बताया कि अ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। आ का मात्रा आकार होता है, ई का मात्रा हर्ष ईकार होता है, बड़ी ई का मात्रा दीर्घ ईकार होता है, ऊ का मात्रा हर्ष ऊकार होता है, बड़े ऊ का मात्रा दीर्घ ऊकार होता है, री का मात्रा नीचे री के समान लगता है। ठीक है ना। ए का मात्रा एक एकले ऊपर शिरोरेखा में, ये देखिए शिरोरेखा वाले आ गए। ए का मात्रा ऊपर शिरोरेखा में 2 एकले, ओ का मात्रा 1 पाई और ऊपर शिरोरेखा में 1 एकले, औ का मात्रा 1 पाई और शिरोरेखा में 2 एकले। ये है मात्रा का, स्वरों की मात्राओं का रूप। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। हाँ, तो अब मात्रा के बारे में भी आपने जान लिया। व्यंजन में स्वर का जो रूप आकर मिल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। अब हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन के बारे में भी आपने जाना। ये 4 है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो ये तो 4 है, और इनके अतिरिक्त अन्य व्यंजन को भी जोड़कर लिखा जाता है। 2 समान व्यंजन को भी या फिर असमान व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है। तो जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है, जब इन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। खड़ी पाई, जैसे त में क्या है? खड़ी पाई है। ख में क्या है? खड़ी पाई है। ग में क्या है? खड़ी पाई है। ज में क्या है? खड़ी पाई है। तो जब इन्हें खड़ी पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजनों के साथ जब जोड़ा जाता है
तो इनके जो खड़ी पाई होती है उनको हटा लिया जाता है। जैसे बस्ता, स, देखिए बस्ता में स का पूरा उच्चारण नहीं है, वो स का उच्चारण त के साथ चला गया है। तो स का जो खड़ी पाई है वो हम हटा लेंगे और हम लिखेंगे ब श त संयुक्त आकार, मतलब आधा स त आकार, ठीक है ना। उसी तरह प्याज, प्याज में प का पूरा उच्चारण नहीं है, प की खड़ी पाई को हम हटा लेंगे और ये य के साथ आकर मिल जाएगा, ये हो जाएगा प य संयुक्त आकार ज, मतलब आधा प य आकार ज, प्याज, ठीक है ना। ये समझ गए खड़ी पाई वाले। तो संयुक्त व्यंजन में एक समान और असमान व्यंजन भी जब मिलते हैं तो उनके बारे में हम जान रहे हैं। जब दो घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो घुंडी वाले व्यंजन की घुंडी हटा दी जाती है। जैसे क, क आपका क्या है, देखिए घुंडी वाले व्यंजन है। क में क जब हम लिखते हैं तो ऐसे गोल बनाकर उसमें घुंडी लगा देते हैं। तो जब इनका जो घुंडी वाले व्यंजन होते हैं, जब इनको दूसरे व्यंजनों से जोड़ा जाता है तो उनकी घुंडी को हटा लिया जाता है। जैसे मक्खी, म क खी, लेकिन क का पूरा उच्चारण नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, म आधा क ख दीर्घिकार मक्खी, या म क ख संयुक्त दीर्घिकार मक्खी, ठीक है ना। उसी तरह मक्का, मक्का में भी देखिए जो पहला क है उसका पूरा उच्चारण नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम म क क संयुक्त आकार, या म आधा क आकार मक्का। समझ गए, ये पाई वाले भी समझ गए, घुंडी वाले भी समझ गए। अब है हलंत लगाकर भी दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको मिट्टी का उदाहरण दिया था, मिट्टी में महर्षि कर मी ट हलंत ट दीर्घिकार मिट्टी, ठीक है ना। या फिर लट्टू, ल ट हलंत ट दीर्घुकार लट्टू, या फिर लड्डू, ल ड हलंत जो ड दीर्घुकार लड्डू, ठीक है ना। ये हो गया आपको हलंत लगाकर। अब है र के विभिन्न शब्द। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, र में ऊ और ऊ की मात्रा, मतलब छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसके पेट में लगती है, उसके नीचे नहीं, बल्कि र में ऊ की मात्रा, छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा उसके पेट में लगती है। तो र के कई रूप होते हैं। र को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो र के कई रूप बन जाते हैं। जैसे प्रेम, प्रेम प का पूरा उच्चारण नहीं है, ये र में आकर मिल गया है, तो इसमें जब इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा प, नीचे उसके पदेन में उसका निशान लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रेम, क्रम और नम्र, ठीक है। और उसी तरह जब घुंडी वाले जो वर्ण हैं उसमें दो र जो है वो नीचे उनके पैरों में आकर लगता है, तो ये हो जाएगा ट्रक, राष्ट्र और ट्राम, ठीक है ना। र जब किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ के रूप में चला जाता है। अन्य व्यंजन मतलब दूसरे व्यंजन से जब मिलता है र, तो वह उस व्यंजन पर रेफ के रूप में चला जाता है। जैसे कर्म, क र का पूरा उच्चारण नहीं है, तो र नहीं लिखकर हम क म के ऊपर रेफ लगा देंगे। उसी तरह स्वर्ग, आधा स व र का र नहीं लिखकर ग के ऊपर ये रेफ के रूप में चला जाएगा, स्वर्ग। वर्षा, व र नहीं लिखेंगे, स आकार ऊपर रेफ, ये वर्षा। ये हो गया आपका र के रूप, ठीक है ना। र के साथ कैसे होगा उसके रूपों के बारे में हमने जाना। अब वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद पहले भी आप पढ़ चुके हैं। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग करना, वर्णों को अलग अलग करके लिखना। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे राजा, वर्ण विच्छेद आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं। जब राजा है तो राजा में र के साथ आ मिला हुआ है, तो उसके आ को हम अलग कर लेंगे। उनके वर्णों के साथ जो स्वर मिले हुए हैं उनको हम अलग कर लेंगे। तो राजा में र हलंत जोड़ आ, ज हलंत जोड़ आ,
ये हो गया राजा। ठीक है, अब दूसरा शब्द है कैलाश। कैलाश में देखिए सबसे पहले क के साथ कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए, तो क हलंत जोड़ ए, ये हो गया कै। अब ला, ल हलंत जोड़ आ, ला जोड़ श हलंत जोड़ अ, श में अ है। ठीक है ना। कैलाश। मछली, म में जब कोई मात्रा नहीं है, परंतु जब कोई मात्रा नहीं है होता है तब मैंने क्या कहा था आपको कि इसमें अ स्वर मिला हुआ है। तो मछली में म हलंत जोड़ अ, म जोड़ छ हलंत जोड़ अ, छ जोड़ ली, ल में ई की मात्रा है, दीर्घिकार है, तो ल हलंत जोड़ ई, ली। ठीक है। उसी तरह कक्षा, क हलंत जोड़ अ, क हो गया। अब क्षा है, क्ष है, तो सबसे पहले हम छ को तोड़ेंगे, तो छ क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन छ कैसे बनता है, क हलंत जोड़ श, ये हो गया क्ष, और मात्रा किसका है, आ का है, तो आ लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ स जोड़ आ, कक्षा। अब धर्म, देखिए र का रूप यहाँ पर आ गया है, ध हलंत जोड़ अ, ध हो गया। रम, रम, र हलंत जोड़ म जोड़ अ, धर्म हो गया ये। अब है प्रेम, प का पूरा उच्चारण नहीं है, तो प पूरा लिखकर हम उसके नीचे हलंत लगा देंगे, प्रे, प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ए, ये हो गया आपका प्रे, जोड़ म हलंत जोड़ अ, ये हो गया आपका प्रेम। ठीक है। आगे जो प्रश्न उत्तर है मैं व्हाट्सएप के द्वारा भेजूंगी, और वर्ण विच्छेद में अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ही प्रश्न पूछेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।